बच्चे इस कहानी से दूर रहें। मेरे ब्रेस्ट 40 इंच के हो गए थे। जब घर से बाहर निकलती तो मुझे शर्म भी आती। हर वक्त मैं दुपट्टे में छुप कर रहती। मेरा वज़न भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। मेरी भाभी मेरा ब्रेस्ट का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने तेल से मसाज करते करते मेरा नाम रुबाब है। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और बहुत खूबसूरत भी थी, लेकिन बहुत मोटी थी। मेरे ब्रेस्ट भी काफ़ी बड़े बड़े थे और इसलिए मेरी शादी भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा था। दिखने में तो मैं ऐसी लगती थी जैसे मैं 5 बच्चों की माँ हूँ। मेरे ब्रेस्ट बहुत ही मोटे थे। अपने दुपट्टे से मैं छुपा कर रखती थी। जो भी आंटी रिश्ता लेकर आती, मुझे देखते ही वापस उल्टे पाँव चली जाती। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैं अपने आप को कम करने के लिए कई हरबे कर चुकी थी, मगर कोई भी काम नहीं आया था। इन्हीं दिनों अम्मा भाई की शादी कर रही थी, क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी। और भाई अब मुझे कोसने लगा था कि तुझ जैसी मोटी के लिए तो कभी भी रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन मैं अब बहुत इंतज़ार नहीं कर सकता, अम्मा मुझे शादी करनी है। इस मोटी की वजह से मेरी भी उम्र निकलती जा रही है। अब तो मैं भाई की बातें सुनकर बहुत रोने लगी थी। मेरे ब्रेस्ट दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे थे, इसलिए मुझसे कोई भी शादी करना नहीं चाहता था। अम्मा ने कहा बेटे की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की शादी कर देती हूँ। और फिर अम्मा जब भाभी को भी घर लेकर आई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी इंतहाई खूबसूरत थी, वो एकदम परफेक्ट थी। वो दुबली पतली थी, गोरी चिट्टी। भाभी को देखकर भाई तो पागल हो गया था। जो भी उन्हें देखता देखता ही रह जाता, लेकिन मुझे एहसास से कमतरी भी हुआ था। मैं भाभी से कुछ टोटके लेना चाहती थी ताकि मैं भी उन्हीं की तरह परफेक्ट नज़र आऊँ और ख़ूबसूरत बनूँ। थोड़े ही दिनों में भाभी से दोस्ती कर ली। भाभी भी मुझसे बातचीत तो नहीं करती थी, लेकिन मैं उनसे इनकी फ़िटनेस का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन बाद मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो। मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूँ। मेरे पास तो ना ही आप जैसी खूबसूरती है, ना ही मेरा वज़न कम है, और मेरे ब्रेस्ट देखिए कितने बड़े बड़े हैं। जो भी मेरा रिश्ता लाता है वह मुझे दूध पिलाती माँ समझकर भाग जाता है। दिन पे दिन ब्रेस्ट का साइज बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए कोई भी मुझे नज़र भर कर देखता ही नहीं। भाभी बोली इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेंगी। क्या मेरे ब्रेस्ट का साइज़ छोटा हो सकता है? क्या मैं भी आपकी तरह दुबली पतली नज़र आऊँगी? भाभी बोली कि हाँ बाबा हाँ, तुम एकदम स्मार्ट नज़र आओगी। बस कुछ दिन इलाज चलेगा, फिर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तेरा इलाज पूरा हो जाएगा और तू भी दुबली पतली नज़र आएगी। तू अभी बुर्का पहन, हम डॉक्टर की क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था और मेरा इलाज हो सकता है कहा था। वरना सब यही कहते हैं कि तू रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी, वरना ज़्यादा खाएगी तो 5 बच्चों की अम्मा लगेगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोकी, फिर मुझे उसमें बैठने का कहा और बोली चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ और वहाँ जाकर तुम्हारा सारा इलाज हो जाएगा। भाभी की बातें सुनकर तो मैं अपनी खूबसूरती के ख्वाब देखने लग गई थी और मन ही मन में बहुत खुश भी हुई थी। मैं खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़ई एक क्लिनिक में पहुँचे थे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, ना ही इसमें ज़्यादा लोग थे। मेरे जैसे कुछ लड़कियां वहां बाहर बैठी हुई थी, जबकि कुछ के चेहरे पर बड़े बड़े दाग धब्बे और दाने थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफ़ी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वे इन सब औरतों को देखने लगी जो कि इस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी उससे इशारे में ही कुछ कहा। मुझे देखकर बाहर आ गई। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा ये औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी। और हाँ, जो भी तुम्हें मसला है वह इन्हें बता देना ताकि तुम्हारा इलाज करने में आसानी हो। भाभी की इस बात को सुनकर मेरे दिल में फिर से एक उम्मीद जागी थी कि इससे मेरा मसला हल हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। भाभी तो मेरी ज़िंदगी बदल के रख देना चाहती थी और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वह लड़की कमरे में लेकर चली गई। वहाँ पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी तुम्हारे ब्रेस्ट को नापना पड़ेगा और तुम्हारे वज़न को तोलना होगा, पता लगाना पड़ेगा कि जिस समय पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना।
ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैंने फ़ौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ली। उसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कुछ आवाज़ सी आने लगी। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आस पास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। क्या इस तरह करने से मेरा वज़न कम हो सकता था और क्या मेरे ब्रेस्ट नॉर्मल हो जाते? मैं यही सोचती रह गई थी, लेकिन मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई थी और ये अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है? बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? अल्ट्रासाउंड में मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगी। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का किया जाता है जिनको कोई बच्चे वगैरह का मसला हो, लेकिन मेरा मसला तो कुछ और था। मैं सबसे पहले अपने ब्रेस्ट का साइज़ कम करना चाहती थी। दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन यहाँ तो मेरा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक ख़ास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीन भी दूसरी होती है। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बिना देखे हो गया? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वह मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे बातें करने लगी। बोली कि तुम्हें कब से पता चला कि तुम्हारे ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ने लगा है? तुम खाती कितना हो? मैं सारी बातें जो बोल रही थी वो एक कॉपी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी मालूमात मुकम्मल हो गई तो उसने मुझे कहा, अब तुम बाहर आ जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा साइज़ कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रहूँ। मैं तभी दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और उस औरत की बातों की आवाज़ें आने लगी। तभी मुझे अंदर से हंसने की आवाज़ आई तो मैं हैरान हो गई कि भाभी किस औरत से दोस्ती थी या वो उसे जानती थी पहले से ही, क्योंकि इन दोनों के हंसने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। खैर मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कहने लगी, चलो जल्दी से घर चलो, अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं उनकी इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे आ गई, लेकिन मैं भाभी से पूछना चाहती थी कि क्या मेरा इलाज मुमकिन है, लेकिन भाभी तो इतनी जल्दी में थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला। भाभी ने फ़ौरन ही जाकर सड़क पर एक रिक्शा रोक लिया और उसमें बैठ गई। पूरा रास्ता भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की। वो गुमसुम सी रही, शायद अल्फाज का चुनाव कर रही थी मुझसे बात करने के लिए, लेकिन भाभी के सामने मेरी ज़ुबान भी खुल नहीं रही थी। आधे घंटे में घर पहुंचे। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शा वाला मुझे बड़ी अफसोस भरी नज़रों से देख रहा था। लगता था जैसे उसे सब कुछ मालूम हो जो मुझे बताना चाहता हो। उसने मुझे आवाज़ भी दी कि रुकिए, बात सुनिए। भाभी ने उसे झिड़क कर वहाँ से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरे तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूँ, उनसे कहूँ कि मैं भाई को बता दूँगी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था और साइज़ भी बहुत बड़ा था और उसके लिए भाभी ने ही मेरा इलाज करवाना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, भाभी मुझसे बात करने के बजाय अपने कमरे में चली गई। मैं भी उनके पीछे गई कि शायद वे मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएंगे, मगर उन्होंने फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बाहर की तरफ खड़ी देखने लगी। काफ़ी देर तक भाभी का इंतज़ार किया, मगर वे कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इस तरह मुख्तलिफ ख़यालात सोचती अपने कमरे में आ गई। तभी अम्मी ने मुझे बुलाया, कहा कि भाभी तुमको बुला रही हैं। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। गले लगाकर बोली, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, मैं आज बहुत खुश हूँ, तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग झलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 2000 निकाल कर दिए और बोली, जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी तुम मुझे मेरे इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए मज़ीद पैसे दे रही हो, यह क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी। हाय, इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना आज कर लो, कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग कर लेना और मैं तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगी। और हाँ, इस डॉक्टर ने मुझे दवा भी दी है, इस दवा से 2 हफ्ते में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघल कर ख़त्म हो जाएगी। और एक ऑयल भी दिया, वो ऑयल अपने ब्रेस्ट को लगाकर अच्छे से मसाज करोगे तो जल्द से जल्द इस मसले से भी निजात पाओगे। भाभी की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, क्या वाकई? मुझे तो लगा था कि इसने कोई खतरे वाली बात की है, या यही शायद मैं लाइलाज हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम्हारा इलाज है मेरी जान,
बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। भाभी के ऐसे तासुरात देखकर मुझे घबराहट महसूस होने लगी, मगर फिर खामोश हो गए। हमें पता ही नहीं चला कि मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। मैंने और असद ने खूब मजाक किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। सब कामों से फारिग होकर भाभी मेरे कमरे में आई। उसके हाथ में छोटी सी शीशी की बोतल थी। शीशी की बोतल वह मुझे देने लगी। मेरी तरफ देखते ही बोली, यही वो दवा है जो इस डॉक्टर ने मुझे दी है। अगर तुम इस ऑयल को अपने ब्रेस्ट पर लगाओगी तो ब्रेस्ट की चर्बी पिघल जाएगी। मैंने भाभी से कहा, इससे क्या होगा, ये तो बहुत थोड़ा सा ऑयल है। नहीं, इसी से तो असल असर होगा, ये बहुत तासीर वाला ऑयल है। ये कहकर भाभी ने वह बोतल मुझे दिखाई। इसमें ख़ास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इस तेल को ब्रेस्ट पर लगाकर थोड़ा मसाज करके रात भर सो जाना है। तुम्हारा वज़न कम होने की वजह से तुम्हारे जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि यह दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 15,000 की ली है, सो इसका एहतियात से इस्तेमाल करना। एक कतरा तेल का डालकर मसाज करना, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर भाभी को कुछ याद आया। वह बोली, बात सुनो, तुम इस दवा को लगाने के बाद तुम अपने कमरे में ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, इससे नींद बहुत आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, पूरा कोर्स करूंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, चलो अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं उस शीशी को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। इसमें जैसा लगता था तेल नहीं बल्कि जहर के कतरे हों। मैंने ये सब बोला तो एक अजीब सी बदबू मेरे नाक से टकराई थी। खाया, मैंने दरवाज़ा बंद किया और इसका इस्तेमाल करने के बाद मैं सो गई। मुझे उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफ़ी देर में सोती रही, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बेहोश होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे अम्मा ने मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाया। अम्मा की दस्तक सुनकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी कि सुबह के 10 बज रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सुबह के 10 बजे तक आज तक नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन रखी हुई थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मा की मुझ पर नज़र पड़ते ही परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेटी, क्या हुआ, तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई। अम्मा के कहने पर मैं वाकई खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ भरे बाजार में सोई हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। वो तो शुक्र है कि अम्मा ने इस बदबू को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली, अपना तरोताज़ा सा महसूस हुआ। इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले कभी बदबूदार नहीं हुए थे, लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला मेरे साथ पेश आ रहा था, जिसका सर पैर मुझे नजर ना आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ते पर गई। भाभी ने मेरे साथ ही थी। मुझे देखते कर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि रात को नींद कैसी आई। मैं भाभी को यह भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मा भी साथ बैठी थी और हो सकता था कि अम्मा मुझे इस बात पर भी डांटे कि तुम भाभी के साथ अकेले क्लिनिक में क्यों गई थी। यूँ मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो वे बहुत खुश थी। बोले कि देखो बहन, वज़न एकदम कम नहीं होता, तुम्हें कुछ महीने मेहनत करनी पड़ेगी। इस तेल का बाकायदे से इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारे एक जगह टेस्ट करवाना चाहती हूँ। इस टेस्ट के बाद ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की ज़रूरत है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मोटापा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब तुम किसी से शादी करोगी तो वह तो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा है। ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी आपने जो टेस्ट भी करवाना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरे मोटापे का कुछ करें। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसलिए मुझे उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा, क्या आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने इसी तरह एक रिक्शा वाला बुलाया और मुझे लेकर इस क्लिनिक चली गई। मैं इसी वजह से पूरी एतमाद थी, क्योंकि मैं पहले भी एक बार यहाँ आ चुकी थी। भाभी बोली तो इसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी थी। डॉक्टर साहिबा चंद मिनट बाद तशरीफ़ ले आई। फिर उनके आते ही मुझे पसीने आने लगे और वह बुरी तरह हंसने लगी और कहने लगी, स्मार्ट लग रही हो। जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ समझ रहे थे। मैंने देखा उस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए और जदीद तर्ज के लग रहे थे। उस औरत ने वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने उससे कपड़े लेकर मुझे दिए और बोली, जाओ जाके गुसल खाने में ये कपड़े तब्दील करके आओ।
इसी में तुम्हारा चेकअप होगा। मेरे कपड़े देखे तो वे किसी दुल्हन के जैसे कपड़े थे। लग ही नहीं रहा था कि उन कपड़ों में मेरे चेकअप का कोई बंदोबस्त होगा, क्योंकि ये कपड़े हॉस्पिटल के हरगिज़ ना थे। मैं हॉस्पिटल के कपड़ों से वाकिफ़ थी, वह तो पहनने में आरामदाह होते थे, जबकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा चमकीले और भड़कीले थे। मैं हैरत ज़दा निगाहों से भाभी की और उस लड़की की ओर देखने लगी। अरे जाओ पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, और भी मरीज़ हैं। ये कहकर गुसल खाने में गई। वहाँ जाकर वे कपड़े तब्दील करके बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे थे, वरना अमूमन मुझे इस तरह के कपड़े कभी पूरे ना आते थे। वो औरत मुझे कपड़े पहना कर एक कमरे में लेकर गई। मुझसे कहने लगी कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुमने सामने इस शीशी को देखना है, हिलना जुलना नहीं है। मैं उस औरत की हिदायत पर अमल करने लगी। सामने ही बहुत बड़ा शीशा रखा हुआ था, जिसमें देख रही थी। यहाँ बैठे मुझे काफ़ी देर गुजर गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे नींद तारी हो गई। अब मुझे कुछ होश ही ना रहा। जब मुझे होश आया तो मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। मुझसे उठकर बैठा भी नहीं जा रहा था। मेरी पूरी बॉडी ढीली हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से मैं उठकर बैठी थी और लड़खड़ाती हुई पाँव से चलकर बाहर आई थी, जहाँ पर भाभी और डॉक्टर ने हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैंने सीधे जाकर उनसे सवाल किया कि यहाँ मेरा कौन सा इलाज कर रहे हैं जो इतनी दर्द हो रहा है, और मैं बार बार क्यों बेहोश हो रही हूँ। मैं अपनी बात सख्त लहजे में पूछ रही थी, लेकिन भाभी और डॉक्टर मेरी बात सुनकर एकदम हैरान हो गए। फिर कुछ संभलते हुए भाभी कहने लगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी जान, तुम्हारे जिस्म का थोड़ा सा मसाज किया है, और इसलिए ताकि तुम्हारे जिस्म से चर्बी पिघल कर बाहर आ जाए। ऐसा करने से ही तुम्हारा वज़न घट सकता है। भाभी की इस तरह की बातें सुनकर मैं एकदम पुरसुकून हो गई। मुझे सिर्फ अपना वज़न घटाना था कि मैं भाभी की तरह खूबसूरत दिखूं, इसलिए भाभी की हर बात पर भरोसा करती जा रही थी। लेकिन मुझे उन पर शक भी हो रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी उनको कुछ ना कह सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं उनसे कुछ भी उल्टा सीधा कहूँगी तो भाभी मेरा इलाज नहीं करेंगी। इसलिए ये सोचकर मैं खामोश हो गई थी। फिर मैं भारी दिल के साथ घर चली गई थी, लेकिन घर जाने से पहले कपड़े और मेकअप उतार के गई थी, ताकि अम्मा को इस बात पर शक ना हो। लेकिन क्लिनिक से जाने के बाद भी मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मेरे जिस्म में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द था, जिससे मैं ये बात अम्मा से नहीं कह सकती थी। इतनी ज़्यादा मुझे नींद भी आ रही थी, इसलिए कमरे में जाकर फिर से सो गई। मेरी अम्मा मुझे इस हालत में देखकर परेशान होने लगी थी, और सुबह जब मैं उठी तो मुझसे पूछने लगी कि क्यों, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे कोई बात है तो बताओ मुझे। माँ तो माँ होती है, बच्चे की हर तकलीफ़ को समझ जाती है, लेकिन मैं ये बातें अम्मा को बताकर उनको परेशान करना नहीं चाहती थी। कुछ भी नहीं, बस कुछ थकावट महसूस हो रही है इसलिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिससे आप परेशान हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं हर रात इस ऑयल का मसाज करके सोती, लेकिन इससे मुझे कभी कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इस दवा से मुझे बहुत ही बेहोशी वाली नींद आ जाती। इसके बाद जो भी मेरे साथ होता वो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। जब सुबह हुई तो मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। फिर अगले दिन भाभी बहुत खुश दिखाई दे रही थी और मुझसे कह रही थी कि तुम तो थोड़ी दुबली नज़र आ रही हो, चलो डॉक्टर से मिलकर आते हैं ताकि तुम्हें और कुछ दवा दे दे, ताकि तुम जल्दी से जल्दी दुबली पतली नज़र आने लगो। भाभी की बातें सुनकर मुझे तो अपने जिस्म में कुछ फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था। वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी, मुझे भाभी पर शक हो रहा था, इसलिए उनको पकड़ना चाहती थी कि भाभी मेरे साथ क्या कर रही थी। मैं भाभी के साथ क्लिनिक जाने के लिए मान गई। जब भाभी मुझे क्लिनिक लेकर गई तो मुझे फिर से वही दुल्हन वाले कपड़े पहनने को दिए और मुझे अच्छा सा मेकअप भी किया। मैं मौके का फ़ायदा उठाकर मोबाइल में वीडियो ऑन करके एक जगह छुपा कर रख दिया, ताकि मैं जान सकूँ मेरे साथ क्या होता है, जिससे मुझे कमज़ोरी हो रही है। जो फ़ोन मैंने वीडियो ऑन करके छुपाया था, जब मैंने उस वीडियो को ऑन करके देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी तो दुनिया ही पलट कर रह गई थी। भाभी ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी और मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। ये वज़न कम करने के चक्कर में मैंने भाभी पर भरोसा करके ये क्या कर दिया था। भाभी से नज़रें बचाकर अब मैं यहाँ से भागना चाहती थी। अगर वीडियो की बात कहूँ तो वीडियो में ऐसी चीज़ थी जिसे देखकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। वीडियो जब मैंने देखी तो उसमें मुझे ऑयल लगाया जा रहा था और मैं आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो गई थी। और जैसे ही मैं बेहोश हुई तो एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करके अपना हक वसूल कर चुका था और भाभी और डॉक्टर मिलकर मेरा वीडियो बनाने लग गए थे और ये वीडियो शायद यूट्यूब पर अपलोड करने वाले थे। ये सब देख कर तो मुझे चक्कर से आने लगे थे। ये मेरे साथ भाभी ने क्या कर दिया था। मैं यही सब सोचते हुए अंधाधुन अपने घर की तरफ भाग रही थी और मेरे पास सबूत के तौर पर भी वीडियो भी थी और ये
वीडियो में अपनी माँ और भाई को बताना चाहती थी। जब मेरे घर आकर माँ और भाई को ये बात बताई तो भाई और अम्मा बहुत गुस्से हो गए। अब भाभी भी घर पहुंच गई थी, लेकिन भाभी मुझे क्लिनिक में ना पाकर घबरा गई थी। लेकिन भाभी के घर पहुंचने से पहले मैं भाभी की सच्चाई माँ और भाई को बता दी थी। भाभी के घर आते ही भाई ने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। तो फिर भाभी चीखती हुई बोली, क्यों मुझ पर हाथ उठा रहे हो? भाई ने भी चीख कर कहा, ये तुमने क्या किया है मेरी बहन के साथ? मैं अब तुम्हें एक लम्हे के लिए भी इस घर में नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक देने के बाद इतने में पुलिस भी आ गई। पुलिस आते ही भाभी को गिरफ्तार करके लेकर चली गई थी और जो भी उसके पास था वह सब पुलिस ने डिलीट कर दिया था। भाभी जिनके साथ मिलकर ऐसा काम कर रही थी, पुलिस ने भाभी की मदद से उनके ग्रुप वालों को गिरफ्तार कर लिया था। मैं वाहिद लड़की नहीं थी जो भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया था। मेरे जैसी कई लड़कियां थी जिनकी भाभी ने ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। पुलिस भाभी को लेकर चली गई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद होकर रह गई थी। अब मैं कुंवारी नहीं थी, अब मेरा कंवारापन छीन चुका था। अब कौन मुझसे शादी करता? मैं और अम्मा गले मिलकर फूट फूट कर रोती थी। जो मेरी किस्मत में था वे मेरे साथ हो गया था, इसलिए अपने घर वालों को बताए बगैर कोई भी काम करना नहीं चाहिए। हर बात अपनी माँ से शेयर करनी चाहिए ताकि आपको ज़िंदगी जीने में आसानी हो। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।